बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मुराद ये होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अपने कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मेंटेन करना है कि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना पैसा मौजूद था, ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितना पैसे अर्न किए, मतलब जैसे कैश सेल्स, इन टोटल सेल्स अब यहाँ पे नहीं देखेंगे। कैश सेल्स हम लोगों ने कितनी की तो हमारे पास पैसा आया होगा। कस्टमर से अमाउंट कितनी रिसीव की हम लोगों ने, अपने जो डेटर्स वगैरह थे, हम लोगों ने सप्लायर्स को कितना पे किया, हम लोगों ने कैश परचेजेस कितनी की, हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट कैश के ऊपर क्या परचेज किए, हम लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट्स की, उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न्स कितने मिले। ये ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कैश से रेलेवेंट हम लोगों ने देखनी है। यहाँ पर एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अकाउंट फॉर नहीं करना, हम लोगों ने जस्ट कैश बेसिस के ऊपर इसको लेके चलना है। और ये सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब आप लोग देखें, बैलेंस शीट से आपको पता चल जाता है कि आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, आपको ओपनिंग का भी पता होता है। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को रिकॉन्साइल करना कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ओपनिंग बैलेंसेस, कैश एंड कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट, इनके बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इसकी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहलाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बना रहे होते हैं बेटा? बेसिकली अगर बिजनेस को किसी किस्म का कोई प्रॉफिट हो जाए, सपोज हमने कहा हमारे बिजनेस को 100 मिलियन का प्रॉफिट हो गया, हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 100 मिलियन के प्रॉफिट शो कर रही है, तो हमारे शेयर होल्डर्स हमारे पास भागते चले आएंगे कि आपको 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ और आपने हमें डिविडेंड नहीं दिया, हमें डिविडेंड है। अब कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए कैश भी तो होना चाहिए ना। अब कंपनी ने ये बात बतानी है कि भाई मैं मानता हूं, कंपनी ने कहा कि भाई हमें प्रॉफिट्स हुआ, लेकिन हमारे पास 100 मिलियन मौजूद नहीं है। शेयर होल्डर्स कहती हैं ये कैसे बात हुई, क्या आपको 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है और आपके पास 100 मिलियन है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो क्रेडिट सेल्स की हैं, कस्टमर से पैसा मिला ही नहीं अभी। अब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई होगी वो तो आपने टोटल सेल्स लिखी होंगी, कस्टमर से हमें पैसा मिला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमें 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो हमारे पास पैसा आया था हमने उससे अपने फिक्स एसिड परचेज किए थे, फिक्स एसिड परचेज किए, प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो जाकर हम लोगों ने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। वो पैसा तो हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट शो करे तो उसके पास उतना पैसा मौजूद है, ये जरूरी नहीं होता। अक्सर ऐसा हो जाता है कि उस कंपनी के पास पैसे होते ही नहीं है, उसके बावजूद वो प्रॉफिट्स पर होती है। तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल कहां पे कर रही है वो हम लोगों ने सीखना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर। यहां पर आपने क्या बिजनेस के पूरे साल की एक्टिविटीज में से आपने कैश ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अब जिस तरह से बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो कि हम लोग एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट पैसे नहीं दे रहे होते, जैसा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस। एक्सपेंस चार्ज करते हैं लेकिन क्या इनके अगेंस्ट हम लोगों ने पैसे दिए हैं इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट? तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को यहां पर इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ कैश एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इसी तरह से एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स को भी इग्नोर किया जाएगा यहां पर, और वो वाले एक्सपेंस लिखे जाएंगे जो हम लोगों ने इन एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर पे किए हैं, टोटल एक्सपेंस नहीं लिखे जाएंगे। तो कैश फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कैश फ्लो के फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरह से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ना आप लोगों ने 3 एक्टिविटीज देखनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए। सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
और आपने सबसे पहली हेडिंग देनी है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल पहले वाली स्टेटमेंट्स की तरह ही है कि आप लोगों ने कंपनी नेम, बिजनेस नेम, उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो इसके लिए आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और ये आप लोग एज एट नहीं बना रहे होते, ये पूरे साल के लिए बन रही होती है। तो आप लोग लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो अभी आपके पास ईयर। उसके बाद आप लोगों ने पहली हेडिंग दे दी, साथ में रुपीज के बारे में आपने बताना है कि करेंसी यूज कर रहे हैं और उस करेंसी की हम लोग राउंडिंग ऑफ क्या कर रहे हैं, तो हमें बता दिया गया रुपीज इन मिलियन। पहली हेडिंग आएगी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब करना है ना तो ये वाली एक्टिविटी है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपके पास आनी है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड एट द एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज से या तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा या फिर कैश आउटफ्लो मिलेगा। इनफ्लो है तो मतलब आपने इन एक्टिविटीज से अमाउंट अर्न की है, पैसा आपके पास आया, पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे। और अगर आउटफ्लो हो जाए तो आपने नेगेटिव ब्रैकेट्स में लिख देना है। तो उसने आपको यहां पर बता दिया कि नेट कैश इनफ्लोज या यूज्ड इन से मुराद आउटफ्लोज और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वो आपने ये लिख दिए। इसी तरह से आपने नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड नेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को कर लेना है ऐड, और आपके पास आ जाएंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपके पास आ जाएगा, या आपके पास नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो मौजूद होगा। आपने इसमें ऐड करने हैं अपने ओपनिंग कैश बैलेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आप लोगों का कैश इक्विवेलेंट ही होता है। आपने ओपनिंग इसमें ऐड किए, जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंसेस इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये इक्वल आ जाए तो आपकी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट। अब हम लोगों ने देखना है कि इन एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज लिखनी है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगे। हम इनको जरा रिवर्स लेके चलते हैं। हम पहले बात करेंगे फाइनेंसिंग की, कि जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि हमने बिजनेस कौन सा करना है। उसके बाद हमारे माइंड में आता है उसका कैपिटल, कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने पैसा कहां से अरेंज करना है। पैसा अरेंज करने का मतलब कि बिजनेस को फाइनेंस कैसे करना है, क्या मेरे पास इतना पैसा है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बैंक से लोन लूंगा या न्यू शेयर्स इशू कर दूंगा। आपने यहां पर हर वो एक्टिविटी लेकर आनी है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो, जिसके जरिए आपके बिजनेस को पैसा मिल रहा है। फाइनेंसिंग से यह मुराद है। और वो कौन कौन सी सिचुएशन में आ सकता है हमारे पास, अगर हम न्यू शेयर्स इशू कर दें तो हमारे पास पैसा आएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी किस्म के कोई न्यू शेयर्स इशू किए हुए हैं तो वो पैसा आपने यहाँ पे रख के लिख देना है कि हमारे पास इतना शेयर कैपिटल आया, हमारे पास इतना शेयर प्रीमियम आया, वो टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दी, ये आपका कैश इनफ्लो होगा। फिर इसके ऊपर शेयर्स के ऊपर अर्न करने के लिए लाजिम बात है आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। तो जिस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसका इनफ्लो मौजूद हो उसका आउटफ्लो भी वहीं पे लिखा करो। आप शेयर्स, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स को लिख रहे हो फाइनेंसिंग में, तो शेयर्स के ऊपर जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो
वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। उससे रेलिवेंट एक्सपेंसेस उसी एक्टिविटी का पार्ट बनाया करें। तो अगर आप इनके ऊपर डिविडेंड आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई पे किया, तो डिविडेंड पे करना कैश आउटफ्लो था, आप लोगों ने इसको कैश आउटफ्लो के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। ऑलराइट। और अगर आप किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं, किसी किस्म का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मतलब करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, किसी किस्म का कोई बैंक लोन है आपके पास, तो बैंक लोन से भी तो बिजनेस को फाइनेंस ही किया जा रहा होता है ना, तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रीवियस लोन आप रीपे करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो आपका कैश आउटफ्लो के तौर पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे इजी एक्टिविटी होती है, राइट। आपने इससे नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज फाइंड कर दी, यहां तक कोई इशू। अब क्या होता है, जब आप पैसा लेकर आ जाते हैं अपने बिजनेस में, अब उस बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। एम आई राइट? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाओ कि जो पैसा आपके पास आया थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपने उसको इन्वेस्ट कहां कहां किया। हमने कहा हमने अपने फिक्स एसेट परचेज किए। जब तक फिक्स एसेट नहीं होंगे, क्या बिजनेस अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा? आप किसी भी किस्म का अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हो, तो आपका कैश इनफ्लो होना है या आउटफ्लो होना है? आउटफ्लो होना है। तो ये आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है कि हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया किस में? फिक्स्ड एसेट्स में। तो फिक्स्ड एसेट की अगर कोई परचेज है आपके पास, तो वो आउटफ्लो के तौर पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी। एनी इशू? तो जब फिक्स एसेट की परचेज यहां पर है, तो क्या फिक्स एसेट आपने हमेशा अपने पास रखनी है या उनको डिस्पोज भी करना है? तो जब डिस्पोज करेंगे, तो क्या आपको उनसे रेलिवेंट सेल प्रोसीड्स नहीं मिलेंगी? तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अगर आपको किसी किस्म की कोई सेल प्रोसीड्स रिसीव होती हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपको उसके ऊपर गेन हुआ या लॉस हुआ, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हमने ये देखना है कि कैश का इनफ्लो कितना आया। आपने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन देखनी है कि हमने वो एसेट कितने में सेल किया, वो सेल प्रोसीड्स आपने इसमें कैश इनफ्लो के तौर पर रिकॉर्ड कर देनी है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? ये तो था ना जो मोस्टली आप लोगों ने लिखना है, नॉन करंट एसेट में इंक्रीज डिक्रीज आप लोगों ने यहां पर लेकर आना है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करने के लिए। तो अगर आपने किसी किस्म की कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो वो इधर आ जाएगी। परचेज करने पर आउटफ्लो है, तो इसके ऊपर जो आपको रिटर्न कोई डिस्पोजल वगैरह करते हैं, डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगी, लेकिन कैश इनफ्लो की सिचुएशन में। फिर अगर किसी किस्म की कोई ग्रांट, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, तो ग्रांट का आना कैश का इनफ्लो है, तो ग्रांट इधर ही रिकॉर्ड होगी। और रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, जो ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर क्या पर्पस था इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करना। तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न की, कोई रेंटल इनकम अर्न की, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न किया, अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, वो कैश इनफ्लो की सिचुएशन में आपने यहां पे रिकॉर्ड कर देना है, राइट। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि जो पैसा हम लोगों ने फाइनेंस किया बिजनेस में, उसको कहां पर यूटिलाइज किया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। और उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई रिटर्न मिल रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। ऑल राइट। हम कोई भी बिजनेस करना चाहें, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं,
फिक्स एसेट क्यों परचेज करते हैं? ताकि डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके, और डेली एक्टिविटीज को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशंस। अगर मेरे पास प्लांट ना हो, क्या मैं प्रोडक्शन के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूं? मेरे पास ऑफिस या शॉप ना हो, क्या मैं गुड्स को सेल कर सकता हूं? तो अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की तमाम तर एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाती है। ऑलराइट, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट प्रॉफिट की सिचुएशन में होता है। जो आप डेली बेसिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनका रिजल्ट प्रॉफिट्स की सिचुएशन में होता है। ऑलराइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन दोनों सिचुएशन में सिर्फ फर्क ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दोनों सिचुएशन में सेम है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्क है। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया यहां पर डायरेक्ट मेथड को। क्या आपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लेना है। डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लेना है, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का पता आपको कहां से चलना है? नोट 1 से। तो अभी जाके हम लोग नोट 1 देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन ये वैल्यू जैसे ही आपके पास यहां पर आ जाए, उसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट पेड लेस कर देना है, एंड इनकम टैक्स पेड वो भी आप लोगों ने लेस कर देना है, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑलराइट, अच्छा यहां पर देखिए, हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड। अब टैक्स की बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टैक्स हमेशा प्रॉफिट्स के ऊपर पे किया जाता है, राइट? और प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। तो जब इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग में मौजूद है, तो उसका एक्सपेंस टैक्स भी ऑपरेटिंग में होना चाहिए। इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट के ऊपर हम दे रहे होते हैं? जो लोन लेते हैं। लोन का लेना कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट बन रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। लेकिन हमने इंटरेस्ट को यहां पे लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर तो शेयर जो हम लोग इशू करते हैं, शेयर्स के ऊपर रिटर्न क्या पे करेंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी इधर ही होना चाहिए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो आप डिविडेंड पेड को भी इधर ही लिख दें। यहां पर 3 चीजें लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एंड टैक्स पेड। तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। आप चाहें तो डिविडेंड को अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रख लें, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कोई एरर मिस्टेक नहीं है। आपको बुक में डिफरेंट क्वेश्चन में देखेंगे कि वो डिविडेंड यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना रहे हैं। तो डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाएं या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाएं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब चलते हैं भाई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास कैसे आएगा? अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड है तो उसका पता आपको यहां से चलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आपने सिर्फ 2 चीजें देखनी है, बेसिकली 3 होती हैं। 2 चीजें आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले इनफ्लो, कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने कस्टमर से इन टोटल कितनी अमाउंट रिसीव की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आपने इनफ्लो के तौर पे देख लेना है। आपका प्रॉफिट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। आपने टोटल्स में ये देखना है कि मैंने अपने कस्टमर से ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट रिसीव की। वो कैश सेल्स भी हो सकती हैं,
और वो प्रीवियस क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं जो मेरे डेटर्स ने इस साल मुझे पे कर दी है, वो भी हो सकती हैं। तो दोनों देखेंगे कि इस साल मेरे डेटर्स ने मुझे कितना पे किया, प्लस मैंने इस साल कैश सेल्स कितनी की, तो वो आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। इसी तरह से फिर आपने इसमें से माइनस कर देना है, कैश आउटफ्लो के तौर पर रिकॉर्ड करना है अपनी कैश पेमेंट्स। दो किस्म की पेमेंट्स कि भाई आपने सप्लायर्स को कितना पे किया अगेंस्ट परचेजेस, चाहे वो क्रेडिट परचेजेस हैं चाहे वो कैश परचेजेस हैं। मतलब कैश परचेजेस हैं तो वो तो एज इट इज कैश आ जाएगा, क्रेडिट परचेजेस के फिलहाल क्रेडिट थी लेकिन बाद में आपने उनके अगेंस्ट पे कर दिया, तो आपने कैश का आउटफ्लो देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने सप्लायर्स को इन टोटल कितनी अमाउंट पे की अगेंस्ट परचेज, राइट। फिर आपने एक और आउटफ्लो देखना है, मैंने अपने वर्कर्स को कितना पे किया इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, मतलब अपने एक्सपेंसेस। आपने कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस भी देखना है, कैश रिसीव एंड कैश पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स और यहां से एंड एम्प्लॉयज। तो यहां से आपके पास अमाउंट आ जाती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब वो कहता है कि ये जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है इसका आपको पता कहां से चलेगा, तो कहता है नोट 1.1 देखें कहां से चलेगा। आपने अपना रेवेन्यू उठाना है, अदर इनकम फ्रॉम कस्टमर्स, टोटल आपका रेवेन्यू, फिर अदर इनकम फ्रॉम कस्टमर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कि अगर इंक्रीज हुआ है तो लेस कर दो, डिक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अनअर्न्ड रेवेन्यू, अगर आपने किसी किस्म के कोई एडवांसेस रिसीव किए हुए तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि आपने कैश रिसीव कितना किया है। सिंपल सी बात है, डेटर्स अकाउंट बना लेना, अपने पास डेटर्स अकाउंट बना लेना। अब जब आप लोग अपने पास डेटर्स का अकाउंट बनाओगे तो आपको कैश रिसीव्ड का पता चल जाएगा। ये देखें, ये डेटर्स का अकाउंट है, ब्रॉड डाउन यहाँ पे लिखोगे, कैरीड डाउन यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास, चाहे इंक्रीज है या डिक्रीज है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज को माइनस और डिक्रीज को ऐड करना है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है। और आप लोग देखें डेटर्स का अकाउंट किस सिचुएशन में डेबिट होता है, डेटर्स का अकाउंट किस सिचुएशन में डेबिट होता है, क्रेडिट सेल्स की सिचुएशन में। शाबाश, सिर्फ फर्क अब इतना है कि आपने क्रेडिट सेल्स ना लिखना, आप टोटल रेवेन्यू लिख देना, आप सेल्स लिख देना, टोटल रेवेन्यू कैश प्लस क्रेडिट, इसलिए उसने ऊपर रेवेन्यू लिखा हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर अगर किसी किस्म के बेटा सेल्स रिटर्न है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपने कोई डिस्काउंट अलाउड किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने हर किस्म के अपने सिर्फ डेटर्स अकाउंट को मेंटेन करना है आप लोगों ने, ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर किसी किस्म की कोई अमाउंट आपने इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव की तो क्या उसका पता चल जाएगा आपको, बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगा कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अपने डेटर से कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव। ऑलराइट, अगर आप यहां पर लिख देते हैं अपनी क्रेडिट सेल्स, अगर यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स, तो ये वो अमाउंट होगी जो आपने अपने डेटर से रिसीव की होगी ड्यूरिंग द ईयर, जबकि उसने क्या कहा था, तो हमने ये टर्म पढ़ी हुई थी, ऑल डेटर्स आर कस्टमर बट ऑल कस्टमर्स आर नॉट डेटर्स, तो यहाँ पे उसने कस्टमर लिखा है, डेटर नहीं लिखा।
तो आपने यहां से ये अमाउंट फाइंड करनी है कैश, और फिर इसमें ऐड कर देनी है अपनी कैश सेल्स, तो ये अमाउंट फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। मतलब ये दो मेथड है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बाद में कैश सेल्स ना ऐड करो, आप अपने डेटर्स अकाउंट में ही टोटल सेल्स रिकॉर्ड कर दो। ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखें, अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। अब रेवेन्यू से मुराद टोटल सेल्स, अदर इनकम फ्रॉम कस्टमर, और अगर किसी किस्म के कोई एडवांसेस हैं तो वो एडवांस कस्टमर की तरफ से उसका एसेट है, मेरी तो लायबिलिटी है ना भाई। आपने जाकर अपने एडवांस इधर आके लिख देने हैं ओपनिंग क्लोजिंग, ऑटोमेटिकली वैल्यूज एडजस्ट हो जाती है, राइट। फिर बात आती है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एक्सपेंसेस। तो सप्लायर्स के लिए आप लोगों ने हमेशा क्रेडिटर्स अकाउंट बना देना है। अब जैसे ही आप लोग अपना क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे अपने पास, यहां पर आप उसका ओपनिंग लिख देना, यहां पर आप इसका क्लोजिंग लिख देना, फिर यहां पर आप लोगों ने उसकी टोटल परचेजेस लिखनी है। अगर क्रेडिट परचेजेस लिखोगे तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स आ जाएगा, तो फिर उसमें अपनी कैश परचेजेस ऐड करनी पड़ती हैं। अगर यहां पे टोटल परचेजेस रख लोगे तो कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाएगा आपके पास। क्लियर। फिर अगर किसी किस्म की कोई परचेजेस रिटर्न है, आपने कोई डिस्काउंट रिसीव किया, वो यहां पर आ जाएगा, और जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश पे किया ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगा। ये आपने यहां से उठाकर अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना देना है। ऑल राइट, कोई इशू। इसी तरह से आपने एक और अकाउंट बनाना है, और वो अकाउंट होगा आपके एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस का। आपने ये एक्सपेंस अकाउंट बना दिया। एक्सपेंस अकाउंट के एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स को एडजस्ट करना, कि अगर आपके पास प्रीपेड है ओपनिंग और प्रीपेड है क्लोजिंग, एक्रूड है ओपनिंग, एक्रूड है क्लोजिंग, जो इनकम स्टेटमेंट को आपने चार्ज किया टोटल एक्सपेंस, तो यहां से बैलेंसिंग वैल्यू आपको मिल जानी है एक्सपेंसेस पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो जाके लिख देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये इजी मेथड है बजाहिर इसके कि आप लोग जाएं और स्टेटमेंट्स बनाते फिरें, तो अब आपको स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। कहते हैं कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, इसमें क्या क्या वैल्यूज शामिल है हमारे पास। अब ये जो आप लोगों ने एक्सपेंसेस लेने हैं ना इनकम स्टेटमेंट से, ये आप लोगों ने सारे एक्सपेंसेस नहीं ले लेने, उन एक्सपेंसेस को आपने एडजस्ट करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, और यहां पर सिर्फ वो एक्सपेंस लेकर आना जो आप कैश की फॉर्म में पे करते हैं। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल लिख दिए, तो उसमें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होगा, उसमें बैड डेट एक्सपेंस भी होगा। अगर आप वो टोटल अमाउंट आके लिख देंगे तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे किया है। अब आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, इसीलिए उसने कहा कि भाई ये देखें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल उठाओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक किस्म का एक्सपेंस ही है। फिर क्या कहता है अदर एक्सपेंसेस, फिर अदर इनकम, ये आप लोगों ने उठा ली। अब इनको आप लोगों ने एडजस्ट करना है, किसके अगेंस्ट हम लोगों ने इसको एडजस्ट करना है, कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। अब देखो रिकवरी और रिवर्सल एक्सपेंस है तो ऐड कर दो,
और अगर किसी किस्म की कोई रिकवरी है तो लेस कर दो, ब्रैकेट्स में लिखिए। लॉस हुआ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो वो ऐड कर दो। गेन हुआ तो लेस कर दो। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लॉस गेन, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स है या उसका रिवर्सल, रिवैल्यूएशन लॉस है या रिवैल्यूएशन गेन रिवर्सल, और टू द एक्सटेंट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, रेंट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट इनकम है कोई, वो सारे आपने। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप लोगों ने लेकर आनी है। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होती है हमारे पास, इन्वेंट्रीज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज, प्री पेमेंट्स, ट्रेड पेएबल्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से मुराद होता है आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। तो आपने अकाउंट फॉर करना है अगर इन्वेंट्रीज में किसी किस्म का कोई इंक्रीज या डिक्रीज आया, प्री पेमेंट्स के अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज आया, ट्रेड पेएबल्स या एक्रूड एक्सपेंस, तो देखें ये सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैं। इनमें चेंजेस को देखना है आप लोगों ने, और यहां से आपको मिल जानी है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो मेथड है जो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये वो मेथड है जो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। मतलब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कोई एक दो क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे। जो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। किस तरह से, आप लोगों ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाना है, इनकम स्टेटमेंट में से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उठा लेना है। अब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुराद होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपने वो प्रॉफिट उठाना है। जब हम लोग पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास पहला प्रॉफिट आता रहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आप लोगों ने अपनी सेल्स लिखी, इसमें से लेस की कॉस्ट ऑफ सेल, ये रिजल्ट आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस करोगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिजल्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहा जाता है बेसिकली प्रॉफिट। ये जो आपके पास प्रॉफिट आता है, आप इसे नेट प्रॉफिट ना बोलें, आप इसे बोलें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से लेस किया जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो रिजल्ट आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस किया जाता है टैक्स, तो रिजल्ट आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारी इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपने कौन सा प्रॉफिट यूज करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑलराइट, क्लियर है ये बात। जैसे ही आप ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लें, अब इसको पहले एडजस्ट कर लेना। किस चीज के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, आप लोगों ने नॉन कैश एक्सपेंसेस के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। अब किस तरह से, सबसे पहला नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आपने लेस किया हुआ है एक्सपेंस के तौर पर, उसका रिवर्सल डाल दो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हो, आपने क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। फिर आपने अमोर्टाइजेशंस को देखना है। गवर्नमेंट ग्रांट की अगर कोई अमोर्टाइजेशंस वगैरह आपके पास हो रही हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन क्वेश्चन में बता देगा, आपने उनको लेस किया। बैड एंड डाउटफुल डेट अगर एक्सपेंस है तो ऐड कर दोगे, और अगर उस साल इनकम हो गई या बैड डेट रिकवर्ड हो गए
तो आपने ऐड किए होंगे, तो यहां पर आकर लेस कर देना। इसी तरह से डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या तो आपको गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, तो भाई इसके ऊपर सेल प्रोसीड्स आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाएगी। गेन को आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया, तो अगर कोई गेन है ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो आपने लेस कर देना है, और अगर लॉस हुआ तो आपने अपने एक्सपेंसेस में ऐड किया, एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को कम किया, तो यहां पर आपने ऐड कर दें। क्लियर? फिर हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर किसी किस्म का कोई लॉस या गेन है, लॉस है तो आपने एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है तो ऐड कर दो, गेन है तो आपने इनकम चार्ज की हुई है लेस कर दो, राइट? फिर हमारे पास आ जाता है इम्पेयरमेंट या उसका रिवर्सल, इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस है तो वो ऐड कर दो। अगर रेंट इनकम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर इनकम है तो आपने ऐड की हुई होगी, यहां पर लेस कर देना आप। और किसी किस्म की फाइनेंस कॉस्ट, मतलब जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, यहां पर ये जो आप लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, ये इंटरेस्ट आके यहाँ पर ऐड कर देना, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। इसमें आपने एडजस्टमेंट करनी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट करनी है। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? आपकी इन्वेंट्रीज, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, आपकी प्री पेमेंट्स, देखिए ये आपके करंट एसेट्स हैं। इसी तरह से ट्रेड पेएबल, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये तीनों करंट लाइन। या तो ड्यूरिंग द ईयर आपने इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करना है, या तो इनमें इंक्रीज आया होगा ड्यूरिंग द ईयर या डिक्रीज आया होगा। अब देखें, अगर इन्वेंट्रीज में इंक्रीज है तो आपने लेस करना है, और अगर डिक्रीज है तो आपने ऐड करना है। ओके, मतलब बेटा एसिड्स में इंक्रीज आपने लेस करना है, और एसिड्स में डिक्रीज आपने ऐड करना है। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप के साथ चलना है एसिड्स में। और अगर लायबिलिटीज की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ चलना है कि लायबिलिटीज में इंक्रीज ऐड कर दो, लायबिलिटीज में डिक्रीज लेस कर दो। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पर हम लोगों ने ऐसे ही किया है। अच्छा, एक एग्जांपल वैसे ही मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे लायबिलिटीज में इंक्रीज या लायबिलिटीज में डिक्रीज। भाई मैंने किसी के 500 रुपए देने थे और अब मैंने उसके 300 रुपए देने हैं, लायबिलिटीज में डिक्रीज। क्या ये डिक्रीज कैसे आया होगा? जब मैंने उसे 200 रुपए पे कर दिए होंगे, पे किए होंगे तो आउटफ्लो नहीं हो गया, तो लेस कर दो। क्लियर? एसिड्स की बात करते हैं, रिसीवेबल्स। मैंने किसी से 500 रुपए लेने थे, अब मैंने उससे 300 रुपए लेने हैं। क्या मतलब? मेरे एसिड्स में डिक्रीज। तो इसका यह मतलब नहीं है जैसे 200 रुपए मैंने उससे ले लिए हैं तो इनफ्लो नहीं हो गया, तो एसिड्स में डिक्रीज ऐड कर दो। ऐड करने से मुराद इनफ्लो रिकॉर्ड करो, और जो ब्रैकेट्स हैं उससे मुराद होता है आउटफ्लो रिकॉर्ड। ऑल राइट, यहां तक किसी को कोई इशू? ये अमाउंट आपने उठानी है, और ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, और आकर आपने यहां पे पुट कर दी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
और इसमें से आपने इंटरेस्ट पेड माइनस किया, इनकम टैक्स पेड आप लोगों ने माइनस किया, और आपको क्या रिजल्ट मिल गया? नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑल राइट, इस फॉर्मेट को डिस्कस करने के बाद कि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब हम लोग मूव कर जाएंगे अपने टॉपिक्स पर, और आप लोगों ने अब यहां से इसका पढ़ना है थ्योरेटिकली और साथ साथ इसको न्यूमेरिकली भी देखते जाएंगे। सबसे पहले बात आ जाती है इसके स्कोप की कि भाई हम इसको क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो कहते हैं रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेग्रल कंपोनेंट मीन लाजिम है। क्यों? आप लोगों ने देखा था कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थी। तो कोई भी एंटिटी जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बना के देती है। इसके साथ और कौन सी स्टेटमेंट बनाती है? चेंजेस इन इक्विटी बनाती है और नोट्स टू द अकाउंट्स बनाती है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पांचों उसके लिए इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर क्या कहते हैं? फॉर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑल एंटिटीज नीड कैश regardless of how different their principal revenue producing activities might be, to conduct their operations, to pay their obligation and to provide returns to their investors। कहते हैं इन तमाम काम के लिए कोई भी बिजनेस एंटिटी है तो उसे कैश की जरूरत है, चाहे वो खुद पैसा जिस मर्जी एक्टिविटी से कमा रही हो, चाहे वो ट्रेडिंग कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके बावजूद उसने अपने एम्प्लॉयज को पे करना होता है, अपने इन्वेस्टर्स को पे करना होता है। यूजर्स ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are interested in how the entity generates and use cash and cash equivalents। तो जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते रहते हैं, खासतौर पे शेयर होल्डर, वो इस बात के ऊपर जरूर नजर रखते हैं कि हमारी कंपनी कैश को कहां से जनरेट करती है और उसको यूटिलाइज कहां पे कर रही है। Therefore, understanding cash inflows and outflows is important। यही वजह है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसकी अगर की डेफिनेशंस में देखा जाए, अब वन बाय वन आपको सारी बातें समझ आएंगी। सबसे पहली चीज आ जाती है कैश। कैश में क्या चीज शामिल है? कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये कैश में शामिल है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट which are repayable on demand is included as a component of cash and cash equivalent। आप लोगों ने बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लेके आने होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस होते हैं। अगर दोनों एसेट्स हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारे पास अक्सर ऐसा होता है किसी बिजनेस एंटिटी में कि उसके पास ओवरड्राफ्ट मौजूद होता है, तो वो ओवरड्राफ्ट तो आपको लायबिलिटीज में मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास सपोज कैश है 100 रुपीज और ओवरड्राफ्ट है 40 रुपीज का, तो बेसिकली आपके पास 60 रुपीज है, तो आपने ओवरड्राफ्ट माइनस कर देना है। अगर कैश है 100 रुपीज का, ओवरड्राफ्ट है 150 रुपीज का, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस -50 है। तो आप लोगों ने अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव टर्म्स में लिखना है। ऑल राइट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाना है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पार्ट नहीं बनते। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमने क्या कहा था कि करंट एसेट्स माइनस, तो देखो कैश भी तो करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी तो करंट एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो करंट लायबिलिटी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो पार्ट चीज चली गई है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आ, तो आपने इनको अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट रखना है। ऑल राइट,
फिर कहता है कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो कैश हो गया ना, कैश से मुराद होता है हमारा बैंक बैलेंस, हमारे पास जो पैसे मौजूद है वो। कैश इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश हो, उसे कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप मार्केट में फौरन लेकर जाए तो सेल होकर आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, फौरन आपको इन्वेस्टमेंट आप डी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कहता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं बनती। लॉन्ग टर्म में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम इसको इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं करने वाले, तो वो जल्दी से नहीं सेल होगी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखा हुआ है तो वो आप सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value। ऐसी चीजें, ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, मतलब आपको पता हो कि आपके ये बॉन्ड्स हैं आपके पास, आपको पता है मार्केट में लेके जाएं तो ये बॉन्ड्स रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। आपके पास डॉलर्स वगैरह मौजूद हैं तो एक किस्म की वो भी करेंसी ही है ना आपके पास, वो डॉलर्स रुपीस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? तो कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन जाएंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई। मजीद एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट कहता है नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स, कहता है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं और कैश इक्विवेलेंट्स, सारी की सारी हमारी इन्वेस्टमेंट ना कैश इक्विवेलेंट्स नहीं बना करती। अब क्या है, कहता है एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको मैच्योर होने में 3 months से कम का टाइम ड्यूरेशन लगे, वो आपके कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर 3 months से ज्यादा का टाइम उसे लग रहा है तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है आपका। क्लियर? नेक्स्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश equivalents unless they are in substance cash equivalents। For example, redeemable preference shares acquired within a short period of their specified maturity date। irredeemable तो इक्विटी का पार्ट है, राइट? और अगर आपने किसी के इस तरह के शेयर्स परचेज किए हुए हैं रिडीमेबल, आपकी तो इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो आप वापसी नहीं हो सकते, तो वो कभी भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास रिडीमेबल शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, अब वो रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपने गेस करने हैं कि क्या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में रिटर्न हो जाएंगे। अगर आंसर हो यस तो कैश इक्विवेलेंट में शामिल करो, अदरवाइज नॉन करंट लायबिलिटीज ही आपके रहेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर सपोज वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट है तो फिर नॉन करंट एसेट रह जाएंगे, राइट? क्वेश्चन में बता देता है वो आप लोगों को। कहते हैं एक्वायर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ देयर स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमसे कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर कैश इक्विवेलेंट। अब यहां से क्लैरिटी आ जानी है, इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। अब देखो इक्विटी का पार्ट बन गए, इन्वेस्टमेंट में चले गए, तो आपको क्या लगता है ये कैश इक्विवेलेंट है? तो नहीं, ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है हमारे पास। The shares are traded on Pakistan Stock Exchange, तो भाई no cash equivalent। Although these shares are readily convertible into cash, yet there is significant risk of changes in। ऐसे शेयर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हों वो आप फौरन सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसने साथ में ये कहा था कि जिनकी वैल्यूज में सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, शेयर्स की वैल्यूज के ऊपर सिग्निफिकेंट चेंज आता रहता है, तो इस वजह से आपने इसको अपने कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनाना। वैसे सिंपल सी बात है, इक्विटी का जो पार्ट बन जाए वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं।
क्लियर? कहते हैं प्राइस बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये प्राइस बॉन्ड्स वगैरह आपके हमेशा कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं या फौरन कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स विद स्पेसिफाइड 2 months मैच्योरिटी। तो देखो 2 months मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म है, तो ये आपका कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेजरी नोट्स टू बी इन कैश इनटू स्पेसिफाइड अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स ये हमारे कैश इक्विवेलेंट नहीं होते रहते हैं, ये कैपिटल वर्किंग चेंजेस के अंदर जाते रहते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जाते हैं। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी ये नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे, और इन्वेंट्रीज ये भी हमारे कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होते। ये बात क्लियर? अब आप लोगों ने ना नेक्स्ट कैश फ्लोज एग्जांपल्स आगे ये थ्योरेटिकल पोर्शंस जरा रीड करके आना है। इन तमाम चीजों को आप लोगों ने समझना है। इसके डिस्क्लोजर्स वगैरह आप लोगों ने देख लेने हैं एक नजर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसमें जैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसकी थ्योरी को पढ़ें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्सेशन, आपने ये जरूर रीड करके आनी है। अब यहाँ से आपको इनकी कैलकुलेशंस का पता चल जाएगा। फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को देखें कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन कौन सी बिजनेस की होती रहती हैं, क्योंकि अगर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का हमें आइडिया हो जाए तो हमारे लिए फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप लोगों ने ये रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो इससे पहले सारा रीड करके आना है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।